नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, सिद्धि हिंदी स्कूल यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। इसके वीडियो की शुरुआत करने से पहले थोड़ी जानकारी। इस वीडियो के अंतर्गत हम कक्षा 9th सामाजिक विज्ञान पाठ नंबर 14 पारस्थान भूस्तरीय रचना और भूपुष्ठ भाग 2 के अंतर्गत मैं जानी जयदेव आप सबका स्वागत करता हूँ और वीडियो की शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले कि हमने इस पाठ के अंतर्गत 5 भागों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। उसमें पहला है जो तुम्हारे ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश, पांचवा है तटीय मैदान और चौथा है तटीय मैदान और पांचवा है द्वीप समूह। द्वीप समूह का इसके अंदर नहीं निर्देश दिया क्योंकि वो लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार है। अब कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में थोड़ी जानकारी कर हमने दक्कन का पठारी प्रदेश उसके बारे में जानकारी प्राप्त की थी। उसके अंतर्गत हमने दक्कन के पठारी प्रदेश के अंदर कितना उसका विस्तार है, कौन कौन सी पहाड़ी आई हुई है, दक्कन का विस्तार कितना है, कैसा उसका काट है, आकार कैसा है, इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। इसके अलावा उसके अंदर बीच में आया था सह्याद्री पर्वत। तो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर जो फोटो दिखाई दे रहा है वो सह्याद्री पर्वत की जानकारी। मैंने बताया कि भाई जो दक्कन है वो प्राचीन महत्व, इतिहासों के अंदर, ग्रंथों के अंदर भी दक्कन के प्रदेश के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी का उद्गम इसी पर्वत श्रेणी से है। कौन सी पर्वत श्रेणी? सह्याद्री पर्वत श्रेणी, जो गुजरात, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक में मलय पर्वत का विस्तार है। उसके पश्चात हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो कुछ विशेष ज्योतिर्लिंग है, त्र्यंबकेश्वर, महाबलेश्वर, भीमशंकर आदि पौराणिक ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पर स्थित है। इसके अलावा और कई सारे ऐतिहासिक जानकारी इस सह्याद्री पर्वत से मिलती है। और इसके पश्चात हमने इसके अंदर देखा था कि भाई नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ, अभी जो फोटो तुम्हारी स्क्रीन के ऊपर तुम लोगों को दिख रही है वो कौन सी नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ हैं, जो कहाँ पर आई हुई है? तमिलनाडु के अंदर आई हुई है। ये दूसरा फोटोग्राफ्स भी उसका ही है। ये सी सुंदर जो पर्वतीय श्रेणियाँ तमिलनाडु के अंदर स्थित है जिसे नीलगिरी की पर्वत श्रेणियाँ कहते हैं। तो ये है नीलगिरी पर्वत श्रेणी। तो इसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की थी। उसके अलावा अन्नामलाई, कोडम्बम की पहाड़ियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की थी जो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। अब आगे बढ़ते हैं और चौथे विस्तार तटीय मैदानी प्रदेश या समुद्र तटीय मैदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने से तटीय यानी कि जो विस्तार समुद्र के किनारे के आया हुआ है उसे तटीय विस्तार कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश कच्छ से उड़ीसा तक मैदानी की शंकरी पट्टी से घिरा हुआ है। इसे पश्चिम तथा पूर्वी तथा पश्चिम तटीय मैदानों के रूप में बांटा गया है। इसे क्या कहते हैं कि भाई जो कच्छ है गुजरात के अंदर आया हुआ, कच्छ से लेकर पूर्वी में पश्चिम बंगाल तक, कच्छ से लेकर पूर्वी में पश्चिम बंगाल तक की जो छोटी सी पट्टी है उसे क्या कहते हैं? तटीय मैदान कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी आगे जो नक्शा दिखाई दे रहा है इसके अंतर्गत देखो, आप देख सकते हो कि कौन कौन सी है। तो यहाँ पर देखो, एक तो ये है काठियावाड़ तट, दूसरा है कोंकण तट, फिर है कोन्नार तट, उसके पश्चात है मालाबार तट, उसके पश्चात ये कोरोमंडल तट है, फिर ये उत्तरी सरकार के द्वारा जिसका निरीक्षण किया जाता है वो तट, और ये है पश्चिम बंगाल के पास द्विधा तट। तो ये कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 तट है जो समुद्री तटीय विस्तार हैं, जो हमारे भारत के तटीय विस्तारों के अंदर जिसका समावेश किया जाता है। तो इन तटीय मैदानी प्रदेशों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसके पश्चात शुरुआत करते हैं कि भाई पश्चिम का तटीय मैदान गुजरात के से केरल तक
फैला हुआ है। गुजरात के अलावा यह अधिकांश संकरा मैदान है। जो दक्षिण का तटीय मैदान है वो गुजरात से केरल तक फैला हुआ। गुजरात के अलावा यह अधिकांश संकरा मैदान है। यह बहुत ही असमान और उबड़ खाबड़, और गोवा से दक्षिण इसे मलबार तट कहते हैं। गोवा से लेके दक्षिण तक इसको मलबार तट कहते हैं। पश्चिमी तट की नदियाँ अपने डेल्टा क्षेत्र में खाड़ी का निर्माण करती हैं। पश्चिमी तटीय की जो नदियाँ हैं वो अपने डेल्टा क्षेत्र के अंदर खाड़ी का निर्माण करती है। ऐसी अधिकांश खाड़ियाँ नदी के पानी के अंतर्गत डूबी हुई घाटियाँ हैं जो समुद्र के उभरने से बनी हुई हैं। ऐसी अधिकांश खाड़ियाँ जो नदी के विस्तार की, जैसे कि कच्छ के पास है तो उसे क्या खंबाती खाड़ी कहते हैं। पश्चिम बंगाल के पास है उसको बंगाल की खाड़ी कहते हैं। तो ये खाड़ियों का निर्माण किस प्रकार से हुआ कि एक तो नदियों के जो प्रदेश है, जो तटीय विस्तार नदियाँ, वहाँ से पानी भरा रहता है तो वहाँ पर क्या होता है, खड्डे जैसा निर्माण हो जाता है, और उसी खड्डे के अंदर समुद्र का पानी क्या होता है, जब लहरें आती है तो पानी उसके अंदर बढ़ जाता है। इसी वजह से समुद्र तट के उभरने से ये घाटियों का या फिर ये खाड़ी का निर्माण हुआ है। ये मत्स्य प्रवृत्तियों के विकास के लिए उपयोग परिस्थिति का निर्माण करती हैं, और ऐसी खाड़ियों के अंदर किसका विकास हुआ है, मत्स्य उद्योग का विकास हुआ है। पश्चिम तट पर अनेक उत्तम प्रकार प्राकृतिक बंदरगाह है जिनमें मुंबई तथा माम गोवा का समावेश होता है। पश्चिम तट पर अनेक उत्तम प्राकृतिक बंदरगाह भी जहाँ पर लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं, जिसमें मुंबई मार्म गोवा जो गोवा के अंदर आया हुआ है उसका दोनों का समावेश होता है। तथा दक्षिण में केरल तट पर पश्चिम जल बैक वाटर देखने को मिलता है, उसे स्थानीय भाषा में कायल कहते हैं। केरल तट पर पश्चिम जल देखने को मिलता है जिसे स्थानीय भाषा के अंदर क्या कहते हैं, कायल कहते हैं। इस फोटोग्राफ्स के अंदर जो अभी दिखाई दे रही है उसमें देखो काठियावाड़ तटीय मैदान, उसके पश्चात कोंकण तटीय मैदान, मालाबार तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, उत्तरी सरकार मैदान और उत्तरीय मैदान। तो इन सब को देखो तो यहाँ से लेकर ये है कौन सा, काठियावाड़ी तट, फिर यहाँ से लेकर ये है कोंकण मैदान तटीय प्रदेश, फिर यहाँ से लेकर मलबार तटीय मैदान, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कोरोमंडल तट, और ये पूरा जो विस्तार कहलाता है उसे उत्तरी सरकार तटीय मैदान, या फिर इसका दूसरा नाम है आंध्र तटीय मैदान या फिर उत्कल तटीय मैदान। तो ये सारे तटीय मैदान हैं इसके अंदर दिखाए दे, यहाँ तुम्हारे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। उसके पश्चात कि भाई ये मालाबार तट है तो इसका विस्तार, तो उसको आसानी से समझने के लिए तुम्हारा जो स्टेट का नक्शा है तो इसमें देख सकते हो गोवा कहाँ पर है। तो इसमें तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कि भाई यहाँ पर गोवा है, ठीक है। तो ये मलाबार तट कहाँ पर हुआ है, केरला और कर्नाटक के बीच में, केरला और कर्नाटक के अंदर। उसके पश्चात कोंकण गनो या कोंकण गनो, तो ये गोवा का तट है। उसके पश्चात ये जो गुजरात है, गुजरात उसका ये कौन सा तट है, काठियावाड़ी तट हो गया। उसके पश्चात कोरोमंडल तट, तो कोरोमंडल तट आप लोग देख सकते हो कहाँ पर है, यहाँ पर ये है कोरोमंडल तट, और ये जो पूरा विस्तार है उसको उत्तरी सरकार का मैदानी प्रदेश के रूप में जाना जाता है। तो ये है तटीय मैदानों की जानकारी। अब फिर से जहाँ थे उसी पेज पर आ जाते हैं। तो उसे क्या कहता है, केरल तट पर पश्चिम जल देखने को मिल, जिसे स्थानीय भाषा के अंदर कायल कहते हैं। पूर्व तटीय मैदानी की उपेक्षा अनुपात में अधिक चौड़ा है। पूर्व तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की उपेक्षा में कैसा है, अधिक चौड़ा है। तुम लोग ने नक्शे में देखा ही है। यहाँ पर कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी जैसी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में काप का निक्षेपण अधिक हुआ है। ये तुम्हारा जो ये नक्शा है तो यहाँ का जो ये विस्तार है कावेरी और कृष्णा नदी का, तो ये वाला जो विस्तार है ये पूरा विस्तार क्या कहलाता है, तो यहाँ पर से केरल, फिर यहाँ नासिक, फिर कर्नाटक, केरल, तो यहाँ से बहती हुई कावेरी, कृष्णा, गोदावरी नदी ये पश्चिम बंगाल की खाड़ी को मिलती है। तो ये जो विस्तार के अंदर वो अपना डेल्टा बनाती है, उस डेल्टा प्रदेश को क्या कहते हैं, तो उस डेल्टा प्रदेश के अंदर किसका निक्षेपण हुआ है, काप का निक्षेपण हुआ है, क्योंकि नदी अपने साथ काप को बहाकर लाती है। उत्तर में उत्तर सरकार
तट और दक्षिण में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कोरोमंडल तट के नाम से प्रसिद्ध है। उत्तर में उत्तर सरकार का और दक्षिण में दक्षिणीय यानी कि आंध्र प्रदेश सरकार का जो तट है उसे कोरोमंडल तट के रूप में जाना था। यहाँ पर तुम्हारे आकृति के अंदर तुम लोगों को दिखाई दे रहा है कोरोमंडल तट। तो ये है समुद्री तटीय मैदानों की जानकारी। इस वीडियो के अंदर कहीं पर भी कुछ भी समझ में ना आया हो तो स्कूल के नंबर से या फिर शिकायत और भी कोई ऐसी प्रॉब्लम हो, कोई ऐसा क्वेश्चन हो तो आप लोग बता सकते हो। थैंक यू।